बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। बयानिया, जी हाँ, पाकिस्तान की सियासी जमात नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लफ्ज़ बयानिया बहुत मैटर करता है। ये वो चंद जादुई अल्फाज होते हैं जिसके पीछे पाकिस्तान की क्या, दुनिया में कोई भी आवाम अपनी मर्जी से उस पार्टी के लिए वोट डालना चुनती है, सटपट दौड़ती है कि यही वो पार्टी है, यही वो सियासी रहनुमा है जो हमारा निजात दहिंदा है, यही वो, अगर पाकिस्तान की हद तक बात करें तो वो यही वो शख्स है जो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम कर देगा, यही वो शख्स है जो 75 से 80 रुपए यूनिट जो हो चुका है उसको वापस 15 से 20 रुपए में ले जाएगा, यही वो शख्स है जो चीनी को दोबारा 65 रुपए में ले जाएगा जो 140 की अलान बिकती हुई नजर आ रही है। ये बयानिया इतना मैटर करता है। यही वो शख्स है जो शायद पाकिस्तान में एहतसाब करेगा, यही वो शख्स है जो पाकिस्तान में कानून उसकी अमलदारी करेगा, यही वो शख्स है कि तमाम इदारों को उसकी अपनी हदूद और क़यूद के अंदर रखने के लिए बेहतरीन तरीके से काम करेगा, यही वो शख्स हमारी तमाम उम्मीदों का महवर होगा। पाकिस्तान में बयानिया इसको कहा जाता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस का यह मकाम है कि पाकिस्तान की 3 टॉप पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको अभी वो तो कह भी नहीं रही कि हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दे, लेकिन ये तमाम पार्टियां अपना बयानिया बनाने में इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह, जिस तरह अभी आपने मोन्टाज में सुना भी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कैफरे किरदार तक इन किरदारों को पहुँचाना है, जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और फिर साबिक जो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन थे। लेकिन उसके बाद जो मैसेजेस जिस तरीके से पहुँचे गए, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब गए, और फिर अब एक अदद कमेटी बना दी गई है उस बयानी की शक्ल में कि वो बयानिया अब वो तरतीब देंगे जहाँ मैसेजेस भी पहुँच गए, पैगामात भी पहुँच गए, और जहाँ लग रहा था कि कंफर्ट जोन डेवलप किया जाएगा निगरान हुकूमत की तरफ से, क्या इसके कि सरफराज बुगटी ने उसकी तरदीद कर दी, लेकिन बता भी दिया कि नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लेंगे अगर उनको ज़मानत ना मिली, और एक मुल्ज़िम को जहाज़ से गिरफ्तार करने के लिए किसी खास बड़ी फोर्स भी दरकार नहीं होती। ठीक है, लेकिन उधर जवाब में वही औकात भी याद कराई गई सरफराज बुगटी साहब को कि अपनी हद देखें, अपने कद से बड़ी बात ना करें, शेख रशीद का अंजाम भी देखें। तो यहाँ बयानिया मुस्लिम लीग नून का अभी तक हवा में मौलक नजर आ रहा है। उधर पीपल्स पार्टी भी बयानी के तक कंफ्यूज इस वजह से है कि बिलावल साहब कहते हैं 90 रोज़ में इंतखाब चाहिए, जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं, हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाब हो सकेगा। बिलावल साहब पहले कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट हो, ये यानी जो बेसिकली पाकिस्तान में जो लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, हमारा मुतालबा उनसे, लेकिन जब अच्छे से मैसेज लाउड एंड क्लियर पास हुआ तो फिर यह कहा गया कि नहीं, हम तो दरअसल लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून से मांग रहे हैं। हालांकि जितने भी सियासी तजियाकार हैं उनका इस्तबदाल ये है कि यह कैसे मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो तमाम तीर मौजूद हैं उनके उसके अंदर कि किसी वक्त भी लगा ले, सारे बयानी उनके पास मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इस वक्त है और बहुत कामयाबी से लेके वो चले। इसके अलावा मज़ाहमती बयानिया है, वो भी बहुत कामयाबी से लेके चले। महंगाई के खिलाफ जंग के हवाले से नारा है, वो भी उस वक्त उनके पास ही है। एंटी अमरीका या दीगर जितने भी ऐसे बयानी हैं जो पाकिस्तान में माजी में बहुत ज़्यादा मकबूल रहे, वो उनके पास है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अवाम ने अपना निजात दहिंदा ढूंढना है। इस बयानिए की इतनी बड़ी मैंने जो तमहीद बांधी वो इस वजह से बांधी कि पाकिस्तान की आवाम के लिए ये सियासी रहनुमा वाकई कुछ सोच रहे हैं कि बस जवाब दर जवाब अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या निगरान हुकूमत की तरफ से या किसी सियासी पार्टी की तरफ से आना कहाँ से रिलीफ है। ये सब जानने के लिए सवाल हमारे साथ मौजूद है अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ होंगे, और तैमूर तालपुर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मैं अली गौहर बलोच साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेता हूँ। अली गौहर बलोच साहब, अब जब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने तमाम किरदारों को उनके अंजाम तक पहुँचाना है और अब मट्टी पाव वाला मामला है नहीं है, और क्या इतने सख्त बयानिए के साथ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ पाएंगे? आपको कोई गाइडलाइन मिली है कि आपने अवाम के पास किस नारे के साथ जाना है और क्या चीज़ें अवाम के सामने पेश करनी की जिसकी बिना पे अवाम पूरी वरफ्तगी के साथ आपके पीछे चल पड़े? देखिए, बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया वो आपके सामने है, और बाकी जब इंशाल्लाह वो 21 तारीख को आएंगे तो वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर ये इंशाल्लाह जलसा होने जा रहा है। और 21 तारीख को एक दफ़ा फिर, 21 तारीख दूर तो नहीं है, 21 तारीख को फिर एक दफ़ा आवाम नवाज शरीफ साहब का इंशाल्लाह खिताब सुनेगी और उनका बयानिया सामने आ जाएगा। नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो डे 1 से वही है। उन्होंने गुजरावाला में भी यही बात की थी। उन्होंने क्या रिपीट कर दें, वो प्लीज वो बयानिया रिपीट कर दें। 21 अक्टूबर को आने से पहले किस बयानिए के ऊपर स्टैंड कर रही है मुस्लिम लीग नून? हर वो किरदार जिससे पाकिस्तान का सियासी निज़ाम सोबताज हुआ, जिससे पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम सोबताज हुआ,
जिससे हुकूमतों को तोड़ा और बनाया गया, उन किरदारों का एहतसाब होना चाहिए। यही नवाज शरीफ साहब का बयानिया, और इसी बयानिए के साथ, और ये आज का बयानिया नहीं है, ये शुरू से ही उनका बयानिया है और यही हमारी पार्टी का बयानिया है। और जाहिर है, हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, जब नवाज शरीफ साहब किरदारों की बात करते हैं तो इदारों की बात नहीं करते। वो उन किरदारों की निशानदेही करते हैं जो इदारों में बैठकर पाकिस्तान के निज़ाम को सोबताज करने की कोशिश की, जो पाकिस्तान के इदारों में बैठकर उन इदारों के लिए भी बायसे सुबकी बनते हैं जिनका के तकद्दुस इंतहाई अहम है। आज जस्टिस फायद ईसा साहब हैं, कल तक बंदयाल साहब थे। आपने देखा कि किस तरह से वो चेयरमैन पीटीआई को गुड टू सी यू और किस तरह से फेवर्स दे रहे थे और किस तरह से रिमांड्स के अंदर उनको जो है वो मतलब जमानतें दे रहे थे और आइन और कानून की धज्जियां उन्होंने उड़ाई। पाकिस्तान में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तकसीम नजर आई जो कि ढकी छुपी हुई नहीं है। आज वही जस्टिस फायद ईसा साहब बैठे हैं और उन्होंने आते साथ ही जो है वो मतलब फुल कोर्ट बेंच बनाया और लाइव हियरिंग की, और उस लाइव हियरिंग के जरिए काफी वकला भी एक्सपोज हो गए। तो देखें, ये पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ। हम यही तवक्को करते हैं। आज उन्होंने ये भी कह दिया कि सिर्फ अब 2 ही पेशियां होंगी, पहली बारी में नोटिस जारी होगा, दूसरी बारी में फैसला होगा। मैं आता हूं दोबारा आपके पास, तैमूर को भी थोड़ा वक्त दे दूं ना मैं। जी, मुझे ये जानना है पीपल्स पार्टी से बाकायदा तौर पर कि आप ये बताएं तैमूर कि आपको क्या लगता है, ये जो 16-17 महीने हमने कोई बहुत कामयाबी से तो नहीं गुजारे, कम से कम पाकिस्तान की आवाम में से एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैंने पिछले 16-17 महीने बहुत ज़्यादा रिलीफ हासिल किया उस इमरान खान को बेचकर, उस इमरान खान के जाने के बाद जिसकी बिना पर हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। इस नाकामी को भी ओन करते हैं कि सिर्फ कामयाबियों के ही बाप होते हैं और नाकामियाँ यतीम होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी पड़ेगी कि अगर हम ये सियासी रिस्क ना उठाते, अगर हम अपनी सियासत को, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, अगर हम अपनी सियासत को दांव पर ना लगाते तो इस मुल्क के हालात कहाँ से कहाँ जाने वाले थे। आपको पता है कि मुल्क दीवानिया बनने को जा रहा था। IMF के साथ जो एग्रीमेंट थी वो आउट हो गई थी, वो इस एग्रीमेंट को आगे कंसिडर करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से और बड़े मुश्किल हालात में हमने कोशिश करके इस मुल्क की इकॉनमी को वापस उसकी पटरी पे बिठाया। बिल्कुल मसले मसाइल बहुत थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी। जो पिछले 3.5 साल की पॉलिसी थी इमरान खान की, उन 3.5 साल की पॉलिसी को एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता था, एक साल में ख़त्म नहीं किया जा सकता था, पर फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि वापस इकॉनमी को ट्रैक पे लाएं। जिस तरह से सारे ममालिक के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ हालात ख़राब हो गए थे, हमारे पुराने दोस्त हमसे नाराज़ हो चुके थे, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे UAE हो, तो उन सब मुल्कों के साथ भी हमने बातचीत करके इन चीज़ों को वापस ट्रैक पर लेके आए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो अवाम चाहती थी यकीनन उसको हम पूरा नहीं कर सके, पर जो हमने अपने लाइंस बनाई थी, जो गाइडलाइंस बनाई थी, जो टारगेट्स बनाए थे, जो अचीवेबल थे, उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर भी अचीव किया। तो हम फिर अच्छा, से एक बार मैं तैमूर साहब एक ज़िमनी सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मासूमाना सवाल है। दिवालिया में ऐसे क्या हो जाता है? हुकूमत दिवालिया होती है, अवाम दिवालिया होती है, ऐसा क्या हो जाता है दिवालिया में जो इस वक्त नहीं हो रहा पाकिस्तान की अवाम के साथ? सिर्फ 16-17 महीने के डिफरेंस के साथ आज की तारीख को आप देख ले, ऐसा क्या हो रहा है? श्रीलंका दिवालिया हुआ था, आज भी डॉलर का रेट हमसे ज़रा बेहतर ही है। ऐसा क्या हो गया? हमने पैसे ही मांगे ना इस 15-16 महीने में, और क्या किया? इकॉनमी को कहां से बेहतर किया? इंडस्ट्री कौन सी लगाई? एक्सपोर्ट में कौन सा गैर मामूली इजाफा किया? क्या किया ऐसा? 3.5 साल का जो गंद मचाया हुआ था इमरान नियाज़ी ने, 3.5 साल में जो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ जो ज्यादती हुई थी, उसको वापस टू इक्विलिब्रियम लाना इम्पॉसिबल था। वो हम जानते थे, वो आप भी जानते हैं, वो अवाम भी समझती है कि ये जो हमने 1.5 साल का एक पीरियड बीच में लाए थे, वो हमने ऑक्सीजन दिया, पेशेंट को बचाया। हम कोई एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस ना ला सकते थे, ना ऐसी कोई पॉसिबिलिटी थी, पर इस मेनेस को खराब करने के लिए सारी डेमोक्रेटिक जमातें जो थी, सारी डेमोक्रेटिक पावर्स जो थे, वो एक साथ एक पेज पर इकट्ठे हुए। और अब जो है ये आज का काम नहीं है। ये जो
मसले मसाइल थे, ये 1.5 साल में सही नहीं हो सकते, ये इस केयर टेकर पीरियड में सही नहीं हो सकते। इंशाल्लाह ताला ये अवाम जिसको मैंडेट देगी अगले 5 साल में वही इस इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। और मैं समझता अच्छा हूं तैमूर, मेरा सवाल आपसे करना है, लेकिन आप करें इस केयर टेकिंग सेटअप में। मुझे तो ये केयर टेकिंग सेटअप आपके 16 महीने से ज्यादा बेहतर लग रहा है। हम देख रहे हैं स्मगलिंग रुक गई, हम देख रहे हैं अरबों रुपए की बिजली चोरी रुक गई, हम देख रहे हैं डॉलर नीचे आ गया। ये तो सब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल अच्छी बात है, डॉलर नीचे आया, अच्छी बात है। स्मगलिंग आप लोग क्यों नहीं कर तो सके? ये सब आप लोग क्यों नहीं कर सके? कौन सी हम चीज लोगों रोक रही की थी आपको? देखिए, आप ये चीज जहन से ना निकालें कि हमारे पास और बहुत बड़े बड़े मसलाइल थे। आईएमएफ की डील थी जो हमें वापस पेज पे लानी थी, हम उन चीजों में लग रहे हैं। आप समझते हैं 15-16 महीने में हर चीज सही हो जाएगी? तो वो नहीं हो सकती है। ठीक है, जो हमने मसले मसाइल हल किए, आईएमएफ को वापस ट्रैक पे लाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी वापस हमने ट्रैक पे लगाई, बाकी मसले केयरटेकर देख रही है, अच्छी बात है। बेहतर काम कर सकते हैं। जब कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत होती है, वो कोई काम करती है, तो उसको बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस का सोचना होता है। केयरटेकर के पास ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। आप देखें जिस तरह से पेट्रोल सही। की प्राइसेस बढ़ी, जिस तरह बिजली की प्राइसेस बढ़ी, तो ये हमारे लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। केयरटेकर शायद बेहतर अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि इनको कल ना ही किसी को जवाब देना है, ना इनको आके इलेक्शन के लिए वोट मांगना है। ठीक है, सियासी मंजरनामे में बहुत सी बातें अभी डिस्कस करना बाकी हैं। बोलो इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अली गौहर साहब, ये बताइएगा, अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान के वजीर दाखिला सरफराज बुगटी भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने की किसी बड़ी फोर्स दरकार भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैसेजेस, टीजर्स वगैरह उनको भी दिए जा रहे हैं। अगर वाकई नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, नवाज शरीफ साहब को तो पहले भी कई दफा गिरफ्तार किया गया है, कोई पहली दफा तो नहीं है। आपको वो परवेज मुशर्रफ का टाइम भी याद होगा कि जब वजीर आजम हाउस के जंगले तोड़ के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर धावा बोला गया और किस तरह से शाबून मारा गया था। आपको फिर वो भी वक्त याद है जब मैंने पहले बताया है कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आए और इंग्लैंड से, जब उनकी अहलिया सख्त बीमार थी और इतनी सफाकी थी कि वो बीमार एहलिया से फ़ोन पे बात करना चाहते थे, वो फ़ोन पे बात तक न करने दी और इसी कश्मकश में उनकी एहलिया का इंतकाल हो गया। फिर आपको वो भी इससे पहले के भी कई वक्त याद होंगे जब पहले कई दफ़ा नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट्स को तोड़ा गया था, असम्बलियों की मुद्दत नहीं हुई थी। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जाहिर है सियासी पार्टी, हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने की, हम पाकिस्तान में चागी के मकाम के ऊपर धमाके करके पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर और सलामती में सर वो समझ आ गई, ये बातें सारी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। फिर पाकिस्तान के वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब को शेख रशीद साहब के अंजाम से क्यों डराया जा रहा है? जब फर्क ही कोई नहीं पड़ता, माजी में भी गिरफ्तारियां हुई, तो अब उनको क्यों डराया जा रहा है? बात ये नहीं है कि फर्क पड़ता है, ये नहीं पड़ता। बात ये है कि हम इन पाकिस्तान की के साथ वफा की, पाकिस्तान के साथ बेहतरी की हम कई दफा कीमत चुका चुके हैं। वो कीमत मतलब है कि उसकी अनाउंसमेंट बुगटी साहब के जरिए करवाई जाए या कोई भी कर दे, तो इन चीजों की हम कीमत चुकाते रहते हैं। हम इन मुजालिम को बर्दाश्त करते रहे हैं पहले भी, और आइंदा आने वाले टाइम में भी हम इन चीजों को फेस करने के लिए तैयार हैं। तो बुगटी साहब बयान दें या कोई भी बयान दें, एंड रिजल्ट यही है कि नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं, और मैं खास तौर पर आपके प्रोग्राम की वसातत से, अभी आपने एक सवाल तालपुर साहब से भी पूछा था, आपने कहा कि 16 महीने में डॉलर की कीमत बेहतर हो गई है, मतलब जाहिर है वो नीचे आया, कंट्रोल हुआ है, ऑपरेशन हुए हैं, जो बिजली है उसके खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं। आपको पता है कि उस 16 माह के अंदर आईएमएफ के साथ मुआहदे के साथ साथ रशिया के साथ पेट्रोल का भी मुआहदा हुआ, रशिया के साथ सर कोई फायदा नहीं हुआ सर, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन 16 माह में आईएमएफ की डील के साथ डॉलर की कमी ऊपर नीचे का इस ऑपरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, बिजली चोरी ऑपरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, ईरानी तेल की स्मगलिंग रोकने का कोई ताल्लुक नहीं है सर। ये नहीं आप कह सकते कि फलां चीज। अच्छा चले ये बता दे, मैं इससे पहले के ना तैमूर साहब के पास बढ़ूं, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास जो वो जादू की छड़ी शहबाज शरीफ साहब को नहीं दे सके? वो ऐसा वो क्या करनेंगे आके जो शहबाज शरीफ को नहीं बता सके, अपने सगे भाई को नहीं बता सके, अपने समधी को नहीं बता सके? देखें, बात ये है, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती, बात नेक नीति की होती है, बात इरादों की होती है।
जब नवाज शरीफ साहब की 13 में हुकूमत आई थी तो आते साथ ही को पहले साल 1.5 या 2 साल में मामला ठीक नहीं हुए। ठीक है, उनके पास एक विजन था, वो एक विजन के साथ आए थे। यानी वो विजन शहबाज शरीफ के पास नहीं था, वो नीयत भी शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं थी। विजन शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे क़यादत काम किए और शहबाज शरीफ साहब हमेशा अपनी कारकर्दगी की वजह से हमेशा उनको अच्छे अल्फाज से पूरे पाकिस्तान में याद किया जाता है, अपने सियासी मुखालफीन की तरफ से भी अच्छे अल्फाज के साथ। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन इन तमाम मामलात को इवन एस्टेब्लिशमेंट भी उनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद करती है। हुकूमत आती है, जब एक इलेक्टेड हुकूमत आती है जिसके पास पूरा टेन्योर होता है, उसके पास पहले 2 साल उसको मेहनत करना पड़ती, उसके बाद नताइज आना शुरू होते हैं। तो जाहिर है कि यही तो इमरान खान भी कह रहे थे, साल की हुकूमत थी, इसमें जितने मामलात कंट्रोल, जाहिर है जब जाने वाला ये कह कर गया हो कि मैं तो भाई माइंस बिछा के जा रहा हूँ और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेके उनको हड़प करके चला। ठीक है तैमूर साहब, आप बताएं, बयानिया वाज़ेह हो गया आपका, आपने किस नारे के साथ पाकिस्तान की आवाम के पास और पीपल्स पार्टी के वोटर्स के पास जाना है, पब्लिक के पास जाना है, वो वाज़ेह हो गया, क्लियर हो गया, लेवल प्लेइंग फील्ड पता चल गई किससे लेनी है, कौन दे रहा है, ये सब चीजें क्लियर हो गई आप लोगों के माइंड में? देखिए हमारी तो पहली जी तैमूर, आपकी टेक चाहिए प्लीज, मैंने आपसे पूछा। देखिए हमारी जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो। जब इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया कि वो 90 दिन के अंदर नहीं करा सकते, तो हमने उनसे 120 दिन की बात की। पर खुशाइन बात ये है कि जो हमारी डिमांड थी, हमारी डिमांड पर जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम कराना चाह रही है। उनकी नेक नियति कुछ हमारे सामने आना शुरू हो गई है। अब सिर्फ ये इंतजार है कि जो डेट जो अनऑफिशियली ये अनाउंस करके बता रहे हैं, वो डेट ऑफिशियली अनाउंस करके और हमें दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड में हमारे कुछ ही चंद ही इश्यूज थे जिसमें बराबरी नहीं थी सिंध की बाकी सूबों के साथ। बाकी सूबों में जो है ऑफिसर्स जो है उनके अपने लगे रहे, कंटिन्यू करते रहे। सिंध में जैसे केयर टेकर सेटअप आया, उसके आते ही आईजी सिंध चेंज हो गया और जो आईजी नया सिंध का आया तो पंजाब से इंपोर्ट किया गया। जो चीफ सेक्रेटरी हमारा यहाँ से हटाया गया तो चीफ सेक्रेटरी भी हमारा पंजाब से इंपोर्ट किया गया। तो ये सारी चीजें एक लेवल प्लेइंग फील्ड को खराब कर रही थी, जो हमने उनको सामने दिखाई है। कहने को तो मैं ये नहीं कह सकता, पंजाब के वजीर आला बरखुरदार थे जरदारी साहब के, सिंध के वजीर आला जो है जरदारी साहब कीमा के ऊपर आए हैं। कहने को तो बहुत सी चीजें, हाँ वो अलग बात है कि बकौल खुर्शीद शाह साहब के बच्चा फिर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज भी जो भी बैठे हुए हैं वो अगर बरखुरदार नहीं भी हैं तो वो समझते हैं सदर जरदारी की अहमियत को, वो समझते हैं उनकी सियासत को, वो समझते हैं। सियासी मंजरनामे में बहुत सी बातें अभी डिस्कस करना बाकी हैं, बोलो इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जहांगीर जदून साहब। क्या यह मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब जिस केस के अंदर सजा याफ्ता हैं और नाअहलियत भी उन्होंने काटी है, उस केस के अंदर जमानत करवा के मुल्क के अंदर दाखिल हों? ये मुमकिन होगा? और किस प्लेटफॉर्म से वो ये जमानत हासिल करेंगे? हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या किसी और कोर्ट से? ये देखिए, वो जब वो उनके जो 2 केस थे, एक केस में तो उनको नीचे से कुटल हो गई और 2 उनके केस थे। एक एवन फील्ड वाला केस था रेफरेंस, उसमें उनकी जो सजा है वो 426 जो सेक्शन होती है सीआरपीसी की, उसके तहत सस्पेंड हुई है। अभी एक केस जो था, जो अरशद मलक वाला केस था, अल-अज़ीज़िया वाला, वो वाला केस है, तो उसमें जो है उनकी कन्विक्शन जो है, वो सेंटेंस जो है अभी मेंटेन है। तो जब वो बाहर गए हैं तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी है और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने उनको ईसीएल से निकाला है, तो तब वो गए हैं। तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उन्होंने कहा था कि आप हमें पीरियडिकल मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करेंगे जब जाएंगे। तो अब मेरे लेटेस्ट मुझे इसमें इल्म नहीं है कि मेरे हाल में सबमिट करते हैं मेडिकल रिपोर्ट। अब बात यह है कि एक तो नंबर 1 तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, वो भी सजा सस्पेंड कर सकते हैं। नंबर 2 जो हाई कोर्ट जो है लाहौर या हाई कोर्ट इस्लामाबाद जो है, वो उनको दोनों जो है वो कहते हैं जी मैं कोर्ट के में आके अपना केस फेस करना चाहता हूँ, मैं इस वजह से बीमारी की वजह से बाहर गया था, मैं अब सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, या मैं अपनी अपील को बहाल करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली उनको कोर्ट जो है वो 1 हफ्ता या 2-4 दिन जितना है वो उनको टाइम स्पेस दे देंगे कि आप आएँ जी, आप अपनी अपील बहाल करवाएं। फिर जब अपील बहाल होती है तो वो एक एप्लीकेशन मूव करेंगे विद इन टाइम कि जी 426 ही मेरी जो सजा है, यानी पहले जमानत बाद में सरेंडर, ये बन सकती है? नहीं,
नहीं, पहले देखें ना प्रोटेक्टिव, देखें सरेंडर तो लाजमी करेंगे ना, जब वो लैंड करेंगे तो सरेंडर करेंगे, लेकिन उनको ठीक। ये एक प्रोटेक्शन चाहिए थी कि मैं अपनी एक एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूँ, मेरी सजा इस तरह सस्पेंड होनी चाहिए, मेरे ये मसले मसाइल हैं, मुझे 2-4 दिन की, जो देखें ना, जो कोर्ट अगर पूरी सजा सस्पेंड कर सकती है तो वो 2-3 दिन के लिए थी। अभी वो 4 साल भी तो गुजार के आए हैं ना, वो 2-4 दिन के लिए वो स्पेस जो है हाई कोर्ट के पास पावर होती है, वो दे सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में ये 426 के तहत पे जी आप ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट है, आप वकील को अप्रोच करना चाहते हैं, आप कोर्ट को अप्रोच करना चाहते हैं, आप यहाँ पे आना चाहते हैं अपने मामलात को देखने के लिए, तो 2-4 दिन में मेरे ख्याल में कोई वो नहीं होता, क्योंकि वो तो सजा में काउंट नहीं होते। जो दिन वो बाहर गुजारेंगे, चाहे वो 1 हफ्ता और अच्छा गुजारें, 1 जहांगीर महीना साहब, मैं बाहर इसका जिमनी पाकिस्तान। क्वेश्चन पे मैं नईम हैदर की तरफ बढ़ जाता हूं। मुझे ये बताइए क्या माजी में ऐसा कोई प्रेसिडेंट है कि पाकिस्तान में किसी सजा याफ्ता शख्स को इस तरीके से लेवरेज मिली हो किसी अदालत की तरफ से वापसी के ऊपर भी? क्या ऐसी कोई मिसालें हैं? हम क्या वकला जो होंगे वो अदालत के अंदर ये पेश कर सके जी माजी में नहीं, फलाने देखें वज़ीर आज़म के साथ ये इसमें हुआ हुआ है? जब देखें ना, एक बंदा जो है, मिसाल के तौर पर एक बेशुमार ऐसी मिसालें होती हैं, जो लोग कोई ऑफेंस करके तो एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, तो वो जब एक आते हैं दोबारा तो उनको प्रोटेक्शन लाजिम मिलती है। हालांकि वो कई केसों में जो है, कई लोग मर्डर करके एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, तो वो जब एक कहते हैं जी हम सरेंडर करना चाहते हैं, तो लॉ उनको फेवर करता है कि लॉ के आगे अपना सर हम कर रहे हैं, आना चाहते हैं, तो लॉ उनको एक फैसिलिटेट करता है कि ठीक है, आप कितनी तारीख को आना चाहते हो, आप आ जाएं। तो उसमें ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जिसमें कोर्ट हमेशा फेवर करती है कि एक बंदा अगर ऑटोमेटिकली आना चाहता है, लॉ के आगे सरेंडर कर जाता है, तो उसको ये मौका दिया जाए। 2-4 दिन से वो देखें ना, जब तक सजा सस्पेंड नहीं होती, तो वो जो दिन भी बाहर गुजारेंगे ना, वो उनका सजा में शुमार नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये पावर जो है जुडिशल के अलावा गवर्नमेंट के पास, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, वो भी सजा सस्पेंड कर सकती है। ठीक। अब मगर इसमें प्रोविंशियल इतना गवर्नमेंट सजा आप कह रही है नहीं, मैदर आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे? आपकी भी यही अंडरस्टैंडिंग है इस कानून के हवाले से कि एक शख्स अगर कत्ल करके भी गया, अपने आप को सरेंडर करना चाहता हो तो वो सरेंडर कर सकता है? क्या नवाज शरीफ साहब का केस जिसमें वो सजा याफ्ता हैं, जेल से गए हैं, किसी इल्जाम के तहत नहीं गए हैं, प्रूवन गिल्टी गए हैं? देखिए, बात यह है, जो जदून साहब बात कर रहे हैं 426 में सस्पेंशन की, और सस्पेंशन जो है जब कोर्ट के अंदर दरखास्त लगेगी, सजा सस्पेंड होगी, तब उनकी बेल होगी। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर किसी बंदे के ऊपर FIR दर्ज है और वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए जाता है कि मुझे उस कोर्ट तक एक्सेस चाहिए, तो प्रोटेक्टिव बेल जो है दूसरी हाई कोर्ट से मिल जाती है कि आप जो है मुतलका कोर्ट तक चले जाएं और आपको जो है रास्ते में गिरफ्तार ना किया जाए। एक्सेस टू जस्टिस की जिसकी बात कर रहे हैं जदून साहब। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला और है, मेरी नज़र में जो मेरा नुक्ता है कि उनको सजा हुई, वो जेल के अंदर थे और जेल के अंदर जो है वो सजा जो है वो काट रहे थे, और दरमियान में उन्होंने लीव मेडिकल, और उसके ऊपर वो बाहर गए हैं 4 हफ्तों के लिए, और आप देख लें कि 4 साल हो गए हैं, उसके बाद वो वापस आ रहे हैं। तो जो वो बाहर गए हैं वहां से जो अदालत है, अदालत से वो इश्तिहारी हो चुके हैं, क्योंकि मुकर्ररा वक्त के ऊपर उनकी वापसी नहीं, वापस नहीं आए। अब पोजीशन ये है उनकी कि उन्होंने सरेंडर करना है, वापस आना है और सीधा जेल में जाना है। प्रोटेक्टिव बेल हमेशा मुकदमे में उस कोर्ट तक पहुंचने के लिए होती है। इस वक्त पोजीशन उनकी ये है कि वो इस वक्त सजा में है और उन्होंने आकर जो है वो कोर्ट के सामने पेश होना है और सीधा जो है जेल जाना है। जी अच्छा, चले यहाँ तो समझ आ गई। दूसरा वो बताएं, इमरान खान साहब को क्या मामला है? वो अटक जेल छोड़ने से क्यों इनकारी हैं? क्यों ऐसा उनको ऐसा लगा कि अटक जेल उनको बहुत सूट कर गई है? 50 दिन तक उनका इस्तबदाल यही रहा, आप लोगों का भी। मैं हर मीडिया चैनल पे भी आपको देखता था कि इमरान खान साहब के प्रोरोगेटिव को, यानी उनके स्टेटस को टच नहीं करती। साबिक वजीर आजम हैं, पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लिया, तो ऐसे शख्स के लिए अटक जेल नहीं बनती, वहाँ वो क्लास मौजूद नहीं है। और जब बिल आखिर 50 दिन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया ही तो है, तो आप लोग क्यों नहीं जाने पर राजी? क्या हुआ खान साहब को? देखिए, बात यह है कि मैं बड़ी इसके अंदर जो है वाज़ेह तौर पर गुजारिश करता जाऊं कि खान साहब ने कभी किसी दिन ये नहीं कहा कि मुझे इन जेल से निकालो, मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गया हूँ, मैं घबरा गया हूँ। हमेशा उनका बयान होता था। आज भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर जेल जो है उसको देखा जाए सियासत के लिए तो वो एक अजाब है, और अगर उसे देखा जाए कि आपका कोई मकसद है आज़ादी के लिए, अगर आप काट रहे हैं तो फिर ये इबादत है, और मैं इबादत समझकर जो है वो जेल काट रहा हूँ। और इसी तरह से दूसरे वर्कर्स जो हैं वो भी इसी तरह आज़ादी की इस जो जंग है, जो फाइट है हमारी, उसमें हिस्सा लेकर जिस तरह से कुर्बानियां दे रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है मुल्क के अंदर आज़ादी होगी और मैं आज़ादी इंशाल्लाह लेके ही दम लूंगा जी।
और उसके ऊपर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे जो है यहाँ से उधर के किया जाए। हाँ, जिम के हवाले से हमने सिर्फ एक गुजारिश की कि क्योंकि वो चाहते हैं कि एक्सरसाइज हर वक्त बंदा अंदर जो है एक्सेस भी नहीं है लोगों की और अकेला बंदा है, तो वो शुरू से उनकी आदत है, तो वो उस वजह से उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ जिम का जो सामान है वो मुझे दिया जाए, उसके अलावा उनकी कोई डिमांड नहीं थी। अच्छा, वो 3 फीट ऊंची दीवार है, 7 फीट ऊंचा कैमरा है, ये तमाम चीज़ें अब इन सब के साथ एडजस्ट कर गए इमरान खान साहब? देखिए, बात ये है कि अगर जो ये बात की जा रही थी कि वहां पर दीवार जो है 3 फुट की है और सामने कैमरा लगाया गया है, तो वो तो ये है ना कि आप किसी की प्राइवेसी के ऊपर कैसे हमला कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जांपल उनको जो है तशद्दुद उनके ऊपर किया जा रहा है, तो क्या हमारी इतनी भी सदा नहीं है कि एज ए कौंसल उनकी जो है उस तरह से जो है वो दादरसी के लिए कोर्ट से रजू करें। किसी की प्राइवेसी के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। दूसरे अच्छा, नंबर पर नहीं मुझे समझ आ गई। मुझे सिर्फ ये बता दें, कुछ मफामती बातें भी चल रही हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आज ज़राए के कहीं हमने देखा एक चैनल के अंदर ये भी कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई कोशिशें नहीं है। मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं मैं जेल जाके इमरान खान साहब के घुटने तक पकड़ के ये कहने के लिए तैयार हूँ कि बस कर दें, और मुझे ये इशारे भी मिले हैं कि अब हम मज़ामत को मज़ीद कॉन्टीन्यू फिलहाल नहीं रखना चाहते। ऐसा कुछ चल रहा है, यानी एक छोटा सा पोर्शन इस्टेब्लिशमेंट का, या हम कह लें कि वो मफाहमत की तरफ भी है? देखिए, बात यह है, इधर से जो कुछ भी इनके ज़हन में चल रहा है मैं खान साहब की हद तक ज़रूर बताऊंगा। जो आज उनसे बात हुई, तमाम बातों की उन्होंने तरदीद की है। जो लेटर चलाया गया, जो माफ़ीनामा चलाया गया, तो उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से तो हम उसमें विक्टिम हैं, हमें जो है निशाना बनाया गया और हमें नुकसान हो गया, हमारे लोग जो गिरफ्तार हुए, हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, हमारे लोगों को शहीद किया गया, उसके ऊपर टारगेट हम थे। और वो आपके सामने है कि किस तरह से क्रैश किया गया है या किया जा रहा है, और किस तरह से वो सारे मामले के अंदर लोगों से जो है वो पार्टी छुड़वाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। तो उन्होंने कहा जी कि जो है हमले के हवाले से या जलाओ गिराव के हवाले से मैं हमेशा तहकीकात का कहता हूँ कि तहकीकात की जाए। आला अदलिया जो है उसके ऊपर जो है हाई कमीशन बनाए और तहकीकात करे, तो वो क्यों नहीं हो रही? तो उसके ऊपर तो कोई भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अलावा कोई भी और जमात जो है वो इस हवाले से बात नहीं करती कि उस वाक़े के ऊपर जो है वो क्यों नहीं तहकीकात करवा रहे कि कैमरे किसने उतारे, किसने उकसाया। वाज़ेह उनका मौक़िफ़ है कि कोई माफ़ीनामे, कोई डील के हवाले से कोई खबरें सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन टाइम के ऊपर करवाने के हवाले से हम ज़रूर जोर दे रहे हैं, और वो टाइम के ऊपर होने चाहिए ताकि जिस जो है बंदे को जो है वो अवाम वोट दे, वो उसका इक़्तिदार है और उसको जो है मुल्क जो है वो मुल्क की बागडोर संभालेगी। ठीक है, मैं जहांगीर जदून साहब के पास बढ़ता हूँ। जहांगीर जदून साहब, मैं ये सवाल नईम हैदर से भी करना बनता था, लेकिन मैंने कहा मैं आपसे कर लूँ क्योंकि आप किसी के साथ पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं है, ये तो तर्जुमान भी हैं इमरान खान साहब की कानूनी टीम के। आपको लगता है कि खान साहब को मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन से पहले कोई रिहाई मिल जाएगी या केसेस में ज़मानत मिल जाएगी कि नहीं? अभी एक के बाद एक चीज़ें इतनी तैयार हैं। बींगा बैरिस्टर आप मुझे बताएं, माहिर कानून आप मुझे बताएं कि ऐसी कोई उम्मीद है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी बंदा किसी भी केस में अरेस्ट हो, उसको एज़ पर लॉ जो भी इंटाइटलमेंट है मेरिट पे उसको मिलनी चाहिए। ये आप देखें ना, अगर आप किसी के साथ ज़िद करना चाहते हैं, आप किसी का इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं, आप किसी को पोलिटिकली विक्टिमाइज करना चाहते हैं, विच हंटिंग करना चाहते हैं, तो वो नहीं है। अगर देखें ना, इलेक्शन होते हैं, वो उनकी पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती, तो फिर इलेक्शन पे जो एतमाद है ना अवाम का, वो नहीं होगा उस तरह, या उठ जाएगा। तो अगर उनको उनकी माशाल्लाह सारे काफ़ी उनके पास वकील हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने भी अच्छे वकील हैं वो सारे उनकी पार्टी में हैं, उनको जो है लीगल असिस्टेंस जो है वो प्रॉपर मिल रही है। अब इसमें देखें ना, उनके ख़िलाफ़ केसेस जो है, एक तो नैब का केस भी है, साइफर का केस चल रहा है। तो अगर इनकी जो केसेस हैं वो बेल के भी अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो रिलीफ तो इनको, बाकी जो अगर मैं बिल्कुल मेरिट में बात करूँ, रिलीफ इनको मिल रहा है। अब ये है कि कितना जल्दी मिलता है या आस्ता मिलता है पाकिस्तान के अंदर, तो जब भी कोई पोलिटिकली बंदा जेल के अंदर जाता है या केस रजिस्टर होता है तो उसको रिलीफ बहुत आस्ता ही मिलता है। लेकिन इनका कंपैरेटिवली जो है ना, कोर्ट्स, आप देखें ना, एक ज़माना वो था कि सुप्रीम कोर्ट तक के जजेज जो थे वो कह रहे थे कि हर तरह से नवाज शरीफ को आउट करना है, और वो उन्होंने नाम ले लिया। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी हालात थे आपके सामने थे, मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया, वो डेली कोर्ट की मॉनिटरिंग होती थी कि आज क्या प्रोसीडिंग हुई है। और एक दिन भी उन्होंने कहा था कि बीच में जो है आपने डेट नहीं देनी है, वक्फा नहीं करना। और मतलब हिस्ट्री में इस तरह हमने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट एक केस को डेली मॉनिटर कर रही है,
जिसके पास उसकी अपील हिस्ट्री जानी में है। तो हमने वो कुछ भी इनकी नहीं देखा जो पिछले 16-17 महीने में हो रहा है। मैं समझ गया कि टीम इतनी उम्दा है, वो ज़्यादा बेहतर जानती है। तो नईम, आप बताएं, आपको कब लग रहा है कि खान साहब बाहर आ रहे हैं? आपको कब लग रहा है? क्योंकि सैफर केस में भी हम देख रहे हैं कि एक तो ज़मानत पे फैसला नहीं आ रहा, दूसरा सैफर केस में जुडिशल रिमांड पे भी मुसलसल तोसी हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई और केस है जो ऐसा तैयार भी किया जा रहा है ताकि इस केस के फैसले के साथ उसको अटैच कर दिया जाए। देखिए, बात यह है जी कि ये जो जंग चल रही है ना, ये सियासी है। लीगल हवाले से अगर देखा जाए तो खान साहब की 1 मिनट में जमानत हो जाए और खान साहब फौरन बाहर आ जाए। दूसरे नंबर पर तैयार किया गया है या तैयार नहीं भी किया गया, तो आपको पता है अगर केस ना भी हो तो नया बना के उसके ऊपर FIR दे दी जाती है, किसी में नामजद कर दिया जाता है या 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि उनके ऊपर जो 200 के करीब केसेस हैं, उनमें ज्यादातर में उनकी बेल हुई हैं और कुछ केसेस ऐसे हैं जो 9 मई के हवाले से या जेली रसीदों के हवाले से, वो जो FIR थाना कोसार के अंदर हुई थी, या कुछ और दीगर मुकदमा जो लाहौर में हैं वो पेंडिंग है, जिनमें बेल अभी नहीं हुई और वो मामला भी हमारा हाई कोर्ट में पेंडिंग है। नैब के हवाले से हम देखते हैं कि नैब टीम लास्ट टाइम भी जब साइफर की समाअत हो रही थी तो वो पहुंच गई थी, लेकिन जैसे साइफर के अंदर छुपा की गिरफ्तारी की गई 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद उसे जाहिर किया गया, तो वो भी आपके सामने है कि किस तरह से ये जो है पॉलिटिकली मामला जो है सारा वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कानून को, आइन को कोई फॉलो नहीं कर रहा और हर चीज की तरजीह उड़ाई जा रही है। जी, पैगाम को इस खबर के साथ मैं एंड करता हूं कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त इमरान खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है, चाहे इसके कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे वो अब दरख्वास्तें भी वापस ले ली जाएं और मैं अब अटक जेल में एडजस्ट कर गया हूं, लेकिन इमरान खान साहब की ख्वाहिश नहीं चलेगी। ख्वाहिश तो और ऑर्डर और अहकाम तो चलेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि साइफर केस की समाअत के दौरान ये मुश्किल है कि उसका एक पार्ट जो है वो अदालत में होता है जिसमें शाह महमूद कुरैशी होते हैं और दूसरा पार्ट अटक जेल में होता है जहां इमरान खान साहब होते हैं। जब ये एक जगह पर होंगे तो अदालत को समाअत करने में ज़्यादा आसानी होगी। प्रोग्राम बोलो से सलमान हैदर को इजाज़त दी।